हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से, जिसमें हम आईआर की एक टॉपिक है डेटरेंस, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये टॉपिक है सीएसएस के सिलेबस में, पीसीएस के सिलेबस में, और जनरली जो आईआर का पेपर होता है उसमें डेटरेंस का पोर्शन होता है, जिसमें हम डेटरेंस पढ़ते हैं, उसके फॉर्म्स पढ़ते हैं, और फिर उसको पर्टिकुलरली इन साउथ एशियन अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। सो बिफोर वी मूव ऑन टू अवर मेन पॉइंट और टॉपिक, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो डिफाइनिंग डेटरेंस, अगर डेटरेंस की हम डेफिनेशन देखें तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम स्टडी करते हैं, जब आईआर को हम पढ़ते हैं तो उसके मुख्तलिफ पोर्शंस होते हैं, जिसमें फॉरेन पॉलिसी होता है, नेशनल इंटरेस्ट, सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जो सिक्योरिटी स्टडीज़ होती है उसका ये कोर पॉइंट है। इट इज़ अ कोर कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, पर्टिकुलरली विद इन डोमेन ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़। इसमें ये कोर कॉन्सेप्ट है। ये रिफ़र करता है एक्चुअली कि आपका अगर एडवर्सरी अटैक कर रहा है आपको, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए थ्रू रिटेलिएशन। आप मतलब रिटेलिएशन नहीं, थ्रू थ्रेटनिंग सिग्निफिकेंट रिटेलिएशन, आप उसको डराते हैं, डेटर करते हैं। अब जो वर्ड डेटरेंस है, टू डेटर मीन्स डराना, किसी को ये बताना कि अगर आप पर्टिकुलर कोई एक्शन देंगे और उसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। आप एग्रेशन अगर दिखाएंगे तो उसके लिए आपको सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। मतलब सामने वाले बंदे को ये फील कराना होता है कि आप थोड़ा कॉशियस रहें, अगर आप ये पर्टिकुलर एक्शन लेंगे तो फिर हम आपको ये पर्टिकुलर जवाब दे सकते हैं। सो जो इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको बताऊं तो डेटरेंस मीन्स आप अपने दुश्मन को किसी भी एक्शन करने से प्रिवेंट करें, रोकें। अब आते हैं थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ डेटरेंस। द theory of deterrence has its roots in the Cold War period, particularly the strategic doctrine of mutual assured destruction between the United States and Soviet Union। अब ये ऑब्वियसली इसकी जो फाउंडेशन शुरू हुई वो तो वर्ल्ड वार 2 जैसे एंड हुआ और दुनिया बाइपोलर हो गई। एक तरफ थे सोशलिस्ट रशियन, दूसरी तरफ थे कैपिटलिस्टिक यूएस। अब ये एक दूसरे को पर्टिकुलरली डेटर करते थे। वो कभी भी इस पर्टिकुलर पीरियड में 1945 के बाद और 1989 तक कभी भी फेस टू फेस नहीं लड़े। हालांकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे वो थोड़ा सा एक दूसरे के क्लोज आए थे, वरना मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के थ्रू एक दूसरे को बताते थे कि भाई हम ये कर सकते हैं और हम इस तरह आपको रिटेलिएट कर सकते हैं। However, the theory has been refined and adapted to different geopolitical contexts, including regional conflicts like between India and Pakistan. The basic idea of deterrence can be divided into two major forms, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि वो टू मेजर फॉर्म कौन से। लेकिन उसके बाद इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपांड किया गया। मुख्तलिफ और कंट्रीज है जहाँ पे डेटरेंस एग्जिस्ट करती है। आप पाकिस्तान इंडिया की मिसाल ले लें, चाइना इंडिया की मिसाल ले लें, नॉर्थ कोरिया साउथ की। लेकिन हमारा क्योंकि टॉपिक पाकिस्तान इंडिया की न्यूक्लियर डेटरेंस है तो हम उस पर ही फिक्स्ड रहेंगे। पहले हमारी जो चीज़ आती है दैट इज़ न्यूक्लियर डेटरेंस। The most prominent form in the context of India-Pakistan is nuclear deterrence. This involves maintaining a credible threat of using nuclear weapons in retaliation to a nuclear or large-scale conventional attack. अब पाकिस्तान इंडिया की अब जब आप मतलब उनकी डेटरेंस के एरिया को टच करते हैं तो आपको सबसे थ्रेटनिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मिलेगा वो न्यूक्लियर डेटरेंस ऑफ पाकिस्तान और इंडिया है। अब इसमें ये होता है कि आप अपने एडवर्सरी को ये बताते हैं कि अगर आप किसी भी किस्म का ख़तरा अगर हमें महसूस होगा आपसे, तो फिर वो जो रिटेलिएशन होगी वो न्यूक्लियर होगी या लार्ज स्केल कन्वेंशनल अटैक होगी। दिस आइडिया इज़ दैट द मोर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अलॉन्ग विथ रेडीनेस टू यूज़ देम विल डेटर एन एडवर्सरी फ्राम अटैकिंग। आप वेपन्स पजेज करते हैं, सिर्फ रेडी भी रहते हैं, और ये होता है कि सिर्फ अपने एडवर्सरी को डेटर करें। आप वो सारी चीज़ें करते हैं, आप परेड करते हैं, आप रिहर्सल करते हैं, वेपन्स को दिखाते हैं। जब भी जो नेशनल डेज होता है दोनों कंट्रीज़ का, वो अपने हथियार जो होते हैं, वेपन्स होते हैं, शो करते हैं। यहाँ जो मिलिट्री ड्रिल्स होती है, एक्सरसाइज होती है, वो सारी चीज़ें आपकी कैपेसिटी बताती हैं। या टाइम एंड अगेन दोनों कंट्रीज़ जो कि न्यूक्लियर
यू कुड से कि रिहर्सल्स करते हैं या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं रादर शुड से। अब रिसेंटली कुछ दिन पहले इंडिया ने सुपरसोनिक मिसाइल का प्रैक्टिस यू कुड से कि एक तजर्बा किया, तो सेम अब वो चीज़ का कुछ टाइम बाद पाकिस्तान की मिलेगी। सो वो एक दूसरे को सिर्फ दिखा देंगे, ठीक है आपके पास ये चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ है, आप ये नहीं करना, हम ये करेंगे। सो ये टग ऑफ वॉर 1990 से ये चलती आ रही। हालांकि डेटरेंस का कॉन्सेप्ट भी जब न्यूक्लियर दोनों कंट्रीज बने ऑफिशियली, उसके बाद और ज़्यादा इस चीज़ की इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई। Conventional deterrence. This refers to the use of conventional military forces, non-nuclear, to deter an adversary. Conventional deterrence is often more relevant in situations where the nuclear option is not immediately applicable or is viewed as too extreme. अब दूसरा जो होता है आप किस तरीके से डेटर करते हैं, पाकिस्तान इंडिया के अगर कॉन्सेप्ट में देखें वो होता है कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल आर्मी के थ्रू आप एक दूसरे को डेटर करते हैं। अब आपको याद होगा कि बालाकोट स्ट्राइक हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और अभिनंदन का जो भी सिस्टम था, यू सा ऑल दिस दैट थिंग ऑफेंसिव एंड रियल डिफेंसिव रियलिज्म, जो कि आपने देखा भी और पढ़ा भी। तो ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लीथल नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर इस्तेमाल करना आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ जापान हिरोशिमा नागासाकी नो वन कैन अफोर्ड। तो वो सिर्फ रखने के लिए हद तक ही ठीक है, आप दोनों के बाद है, लेकिन हल्का फुल्का दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बॉर्डर पे कंफर्ट करते हैं, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, मिसाइल्स यूज़ होते हैं, मिसाइल्स यू शुड नॉट से, बट वो कहेंगे आप रॉकेट्स फायर करते हैं, इतना वो होता है, कन्वेंशनली आपस में वो करते हैं। और ये मतलब एक यू कुड से कि टाइम एंड अगेन आपको नज़र में आएगा, देखा जाता है, और ये मोस्टली कंट्रीज कर रही हैं। फिर होती है कि जनरल डेटरेंस। दिस रिफर्स टू द ऑनगोइंग लॉन्ग टर्म डेटरेंस दैट एम्स टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द फर्स्ट प्लेस बाय एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड सिंगलिंग द रेडीनेस टू यूज इट। जनरल डेटरेंस हम उस चीज़ को कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें आप एक अच्छी खासी आर्मी डेवलप करते हैं और ये कैपेबिलिटी भी शो करते हैं कि देखें अगर आपने कोई हरकत की हम तैयार हैं, हम करेंगे, मतलब सोचेंगे नहीं, डेवलप नहीं करेंगे, ऑलरेडी तैयार हैं। थोड़ी सी वहाँ से मूवमेंट आई, यहाँ से भी मूवमेंट शो होगी, और ये पर्टिकुलर इंडिया और पाकिस्तान में होता है। वहाँ पे बॉर्डर की मूवमेंट वो देखते हैं दूर से, कैमरास पे या किसी चीज़ पे कोई भी हरकत, वो भी हरकत में आ जाते हैं। इमीडिएट डेटरेंस। दिस occurs in situation of crisis when the threat of immediate retaliation is used to prevent an adversary from initiating hostilities. अब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। ये तब होता है जब कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ गई, जब आपको लगे कि थ्रेट आपका इमीडिएट है और उसके लिए आपकी रिटेलिएशन भी बस यूज़ करने के लिए ही आप तैयार हो। आप देख रहे हैं एनिमीज़ कमिंग, वो बॉर्डर तक आ रहा है, आप भी बस तैयार ही रहें, आप भी वहाँ पे जा रहे हैं। उसको बस पता लग जाएगा कि ठीक है दे आर आल्सो कमिंग, उन्होंने भी हमारे निशाने लगा लिए या हमें वो हिट करने वाले हैं। ये इस तरीके से उनको डेटर करते हैं। फर्दर डेटरेंस इन प्रैक्टिस, पाकिस्तान एंड इंडिया कॉन्टेक्स्ट को अगर हम देखें कि प्रैक्टिकली ये चीज़ कहाँ कहाँ हमें डेटर होते हुए नजर आई है। द इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप मार्क्ड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी, territorial dispute especially over Kashmir, and the several wars 1947, 48, 1965 and 71 offers a compelling case for examining the theory and practice of deterrence. हमें जो वजह है या कंपेलिंग जो कि रीज़न है कि हम इनकी डेटरेंस थ्योरी को देखें या पॉलिसी को देखें, उसके लिए कश्मीर का जो इशू है जिसपे 3 पर्टिकुलर वार्स हो चुकी है 1947 and 48, 65 and 71. So the dynamic of deterrence between India and Pakistan can be understood in the light of both countries' nuclear capabilities, historical tensions and evolving strategic postures. जब हम पाकिस्तान की डेटरेंस पढ़ते हैं वो थोड़ी डायनामिक नेचर की है, डायनामिक स्टाइल की है, जिसमें हमें कुछ चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, दूसरा उनका टेंशन्स की जो हिस्ट्री है, फिर उनकी इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक पोस्चर। न्यूक्लियर डेटरेंस इन पाकिस्तान इंडिया पर्सपेक्टिव को फादर हम देखें तो कुछ चीज़ें लाजमी होती हैं पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्सेप्ट में, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है अगर दोनों की अलग अलग न्यूक्लियर डेटरेंस देखें। अब पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला है वो उनकी हिस्ट्री में रिलाई करता है, उनकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर रही है
वो उनको डिफ़ाइन करती है उनकी न्यूक्लियर डेटरेंस को। अब जो मेन चीज़ आ जाती है इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अगर हम फर्स्ट देखें तो वो 3-4 चीज़ों पर रिलाई करती है। एक ये कि इंडिया का एक ओपन स्टैंडमेंट है नो फर्स्ट यूज़, कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट नहीं करेंगे, हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे, फर्स्ट नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि इंडिया की अगर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को हम देखें या न्यूक्लियर डेटरेंस ब्रादर आई शुड से न्यूक्लियर डेटरेंस, तो उसमें उन्होंने क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस हासिल की हुई है। अब इसका क्या मतलब है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस? उसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम आपको डेटर करें। ये होता है कि आप सामने वाले एडवाइजरी को ये बोलें कि हमारे पास ये है हथियार हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये इंश्योर करना कि आपके पास जितनी भी वेपन्स है वो काफ़ी हैं, मतलब डेटर करने के लिए। और ये भी वो कहते हैं कि वाइल नॉट नेसेसरी सीकिंग टू बिल्ड एन ओवरफार्मिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, वो ये क्लेम करते हैं कि हम इतना डेवलप करेंगे जितना हमें दुश्मन को काउंटर करने के लिए हो। अब इंडिया का ये कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन हमारा मसला चाइना के साथ भी है। तो वो अभी जो मिनिमम डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से ओवरलैप करते हैं। इन स्टार्टिंग इट वाज लाइक के हमारा क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है, लेकिन अब ऑन द नेम ऑफ चाइना वो चीज़ को क्रॉस कर गए हैं। अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को हम देखें तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी इन कंट्रास्ट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट यूज़ इन सर्टन सिचुएशन। इंडिया का ये था कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाउएवर एक चीज़ मुझसे रह गई, वो ये कि उनके एक मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नो फर्स्ट यूज़ पे ही हमेशा रहें, हम फर्स्ट यूज़ की तरफ भी जा सकते हैं। वो उन्होंने एक टाइम मीडिया पे ये बात की थी। पाकिस्तान का थोड़ा सा उल्टा है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम फर्स्ट यूज़ करेंगे, अगर कोई भी सिचुएशन आ गई हमें लगा तो उस सिचुएशन में हम कर लेंगे। अब ये थोड़ी डेंजरस बात भी है और डिफ़िकल्ट बात भी है, particularly to deter conventional military aggression. Given Pakistan's conventional military inferiority relative to India, Pakistan views its nuclear weapons as necessary means to level the playing field and deter a larger power like India from engaging in a military action. अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री हम देखें इन नंबर्स तो वो काफ़ी कम है इंडिया से, क्योंकि इंडिया इज़ एक अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसमें एक लंबी आर्मी की एक कतार है, यू कुड से लाइन है, ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब तो एग्जिस्ट इन कश्मीर। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कहता है कि देखें कन्वेंशनल अगर वार हो भी गई तो उसकी जो लेवरेज है वो मैं फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर से करूँगा, मैं ऐसे नहीं रखूँगा। जब मुझे लगा कि मैं लोअर स्टेज पे हूँ या मैं बैक स्टेज पे हूँ तो वी वुड यूज़ फर्स्ट। डायनामिक्स ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस इन दिस रीजन आर शेप्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। अब साउथ एशिया में ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस है ये मुख्तलफ फैक्टर्स के बुनियाद पे है या मुख्तलिफ फैक्टर्स इसको शेप करते हैं। दूसरा है सेकंड, वो है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिटेलिएट आफ्टर अ न्यूक्लियर अटैक विच इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ डेटरेंस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेटरेंस में कि आप ख़ुद को इतना कैपेबल बनाएं मिलिट्री फ्रंट्स पे कि अगर आप पे अटैक हो गया न्यूक्लियर का, लेकिन आप इतने कैपेबल हैं कि सेकंड स्ट्राइक करें। ये चीज़ जो किसी भी कंट्री के पास है उसकी डेटरेंस और ज़्यादा मजबूत होती है। अब ये पाकिस्तान और इंडिया के पास कैपेबिलिटी है। अब से सपोज़ कोई भी कंट्री एक पर्टिकुलरली एक कंट्री बी पर अटैक करती है तो अटैक करने से पहले ये सोचे कि भाई अगर ठीक है मैंने कर लिया, इतना नुकसान मेरा भी हो सकता है क्योंकि सामने वाले के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तान इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को या न्यूक्लियर डेटरेंस को और ज़्यादा डेटर करने में हेल्प आउट करती है। एस्केलेशन कंट्रोल, द चैलेंज फॉर बोथ कंट्री इज़ टू हाउ टू मैनेज एन एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पर्टिकुलरली वन इन्वॉल्विंग न्यूक्लियर वेपन्स। Any conventional conflicts between India and Pakistan risks escalating into nuclear war, making deterrence highly fragile. अब ये जो पूरा मसला है ये पूरी रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी होती है कि अगर एस्केलेशन हो गई, अगर दोनों तरफ से जंग छिड़ गई और वो लगातार बढ़ती गई तो फिर इस मामले में कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है।
क्योंकि इतनी इन दोनों की कैपेबिलिटी है कि वो फर्स्ट यूज़ के साथ साथ सेकंड यूज़ भी करेंगे एंड दे हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी। अब इस सिचुएशन में उनको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। यूक्रेन रशिया वार कन्वेंशनल वार है, न्यूक्लियर वार नहीं है, लंबी चल रही है। आप इसराइल और पैलेस्टाइन की वार देखें, वो भी कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल भी आप उसको बोल सकते हैं कि एक जगह पे नॉन स्टेट एक्टर है, दूसरी तरफ एक कंट्री है। लेकिन जब बात आएगी रशिया वर्सेस यूएस, चाइना वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये एक डिफ़िकल्ट पॉइंट हो जाता है इन न्यूक्लियर डेटरेंस और इन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉइंट। So moving ahead now, crisis management and deterrence stability. The nuclearized rivalry between India and Pakistan has made crisis management an important aspect of deterrence. A few significant incidents highlighted the fragile nature of deterrence stability between two. अब क्योंकि न्यूक्लियर कंट्रीज है तो उनकी राइवलरी जो है वो उनको क्राइसिस में मैनेज करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है डेटरेंस का। देखा जाए in Kargil War 1999, although this was a conventional conflict, it occurred in the nuclearized environment of South Asia. The conflict was key test for the nuclear deterrence and showed the potential risk of escalation, particularly when both sides had nuclear weapons. अब ये वार तब हुई है जब दोनों के पास डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स है, और यही वजह है कि ये वार आगे नहीं गई और वहाँ पे ही चुप हो गई। दोनों ने रियलाइज़ किया कि अगर हम इसको आगे जाएंगे तो ड्यू टू पब्लिक प्रेशर या कोई भी चीज़ हो सकती है कि हम शायद इस चीज़ को आगे लेके जाएं। अब चैलेंजेस कौन सी है डेटरेंस को इन साउथ एशिया? नंबर 1, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकैलकुलेशन। बोथ कंट्रीज मस्ट consistently manage the risk of miscalculation in tense situation. Either side might misinterpret the intention or action of the other, leading to अनइंटेंडेड एस्केलेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों को ख्याल करना होगा मिसअंडरस्टैंडिंग का। जंग छिड़ गई हल्की फुल्की एक बॉर्डर पे, वो कन्वर्ट हो गई नॉन कन्वेंशनल रियलम पे। अगर सामने वाले को, ठीक है, पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया ने बहुत ही एग्रेसिव नेचर कर ली है, से सपोज वो ना हो उस लेवल की और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लिया था, क्या रिटेलिएशन हो सकती है, क्या उसके इम्पेक्ट्स हो सकते हैं, यू नो के ये बहुत ही एक लीथल चीज़ हो जाएगी। सेम वाइस वर्सा, अगर इंडिया ऐसी कोई मिसकैलकुलेशन करे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये फोर्स होता है कि भाई देखें ये कोई मजाक की चीज़ तो है नहीं, और आपस में भी ये लोग जानते हैं, तो थोड़ा कम्युनिकेशन के साथ रहें और मिसकैलकुलेशन से अवॉइड करें। Instability of nuclear deterrence. In both countries, nuclear deterrence relies on maintaining control over nuclear arsenals, which can be challenging in times of political instability. Moreover, the presence of technical nuclear weapons, which are intended for battlefield use, further complicates the deterrence dynamics as it lowers the threshold of for nuclear use. अब दूसरा जो मसला है इनको इनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को, वो इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस किस तरह हो सकती है। अगर पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया या किसी नॉन स्टेट एक्टर की तरफ ये चीज़ हाथ लग गई, या टेक्निकल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका गलत इस्तेमाल हो गया, तो ये चीज़ उनको काफ़ी तरीके से चैलेंज करती है। और ये दोनों कंट्रीज़ इस चीज़ पे अप टू नाउ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, ना ही करती हैं। 1999 की जो कारगिल वार थी वहाँ पे भी उन्होंने कन्वेंशनल मिलिट्री वार तक ही ख़त्म करके उन्होंने कोई भी न्यूक्लियर हथियार यूज़ नहीं किया, मिसकैलकुलेशन नहीं हुई। फिर इनस्टेबिलिटीज़ भी आती रही हैं या मसले मसाइल होते रहे हैं, फिर भी ये चीज़ बची रही है। चेंजिंग रीजनल एंड ग्लोबल डायनामिक्स, कितनी भी ग्लोबल डायनामिक्स आती हैं तो ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स पे काफ़ी इम्पेक्ट करती हैं। अगर देखें तो पाकिस्तान चाइना की तरफ ज़्यादा रिलाई करता है ट्रेड में, और जो इंडिया है यूएस की तरफ होता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान और इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, कहीं कि वो किसी प्रॉक्सी का हिस्सा ना बन जाए। द इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट सच एज इंडियाज ग्रोइंग रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, चेंजेस इन ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर and China's influence in the region impacts the deterrence equation between India and Pakistan. This affects the stability of deterrence, especially as both India and Pakistan react to shifting the global order. अब जाहिर सी बात है, ये इसमें मैंने जैसे उसको एक्सप्लेन किया, तो ये सारी चीज़ें भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या न्यूक्लियर डेटरेंस दोनों कंट्री की शेप करती है। अब इसको अगर कंक्लूड करके बताऊं कि इस चीज़ का
बेलुबाब क्या है. In theory, deterrence between India and Pakistan hinges on a credible and capable nuclear arsenal, the ability to manage crisis and avoidance of conventional nuclear escalation. थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया की जो डेटरेंस है उसका ये इशारा होता है, ये पॉइंट होती है कि दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, दोनों कैपेबल हैं और वो क्राइसिस को मैनेज भी कर सकते हैं और किसी भी कन्वेंशनल न्यूक्लियर एक्सक्लेशन को डेटर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. In practice, while both countries maintain a fragile peace through deterrence, the risk of miscalculation, asymmetrical tactics, and involvement of non-state actors complicate this equilibrium. अब प्रैक्टिस के तौर पे देखें, प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो दोनों कंट्रीज़ के पास जो पीस तो हालांकि इतना रहा नहीं है, रिलेशनशिप्स ख़राब ही रहते हैं, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो या स्पोर्ट की लेवल तक भी हम एक दूसरे से दूर हैं. तो ये मिसकैलकुलेशन का, एसिमेट्रिकल टैक्टिक्स का एक थ्रेट रहता है या कि कहीं नॉन एक्टर के हाथ ना लग जाए, ऐसा कुछ इनस्टेबिलिटी की वजह से कुछ हो ना जाए. इफेक्टिव डेटरेंस रिक्वायर्स कांस्टेंट अटेंशन टू क्राइसिस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड केयरफुल बैलेंसिंग ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़. अब इफेक्टिव डेटरेंस किस तरह हो सकती है, एक दूसरे को डेटर किस तरह कर सकते हैं. एक तो कांस्टेंट अटेंशन, एक दूसरे को अटेंशन कराएं क्राइसिस मैनेजमेंट की. दूसरा कम्युनिकेशन को लगातार रखें, ख़त्म नहीं करें. दूसरा केयरफुल बैलेंसिंग ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज, बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, कोई भी एक ज़्यादा पावर नहीं हो जाए. एज वेल एज दी पॉलिटिकल विल टू प्रिवेंट एस्केलेशन, एक तो आपकी सियासी विल और सियासी नीयत भी होनी चाहिए. Thus, deterrence in South Asia remains a delicate and complex issue, shaped by both nuclear and conventional consideration and deeply influenced by the historical and geopolitical realities of India and Pakistan. So, in need अगर देखा जाए तो साउथ एशिया एक डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स इशू है जो कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ है उसकी हथियारों के थ्रू ही वो शो होता है और मैनेज होता है और उन दोनों का ही इन्फ्लुएंस रहता है. सो इन द एंड अगेन काइंडली सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.